सीएनबीसी आवाज की फाइनेंशियल लिटरेसी की मुहिम पहला कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कविता थपलियाल। पहला कदम में इन दिनों हम बात कर रहे हैं इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की, और उम्मीद है हमारे पिछले एपिसोड्स में आपके सवालों के जवाब आपको मिल गए होंगे। अगर फिर भी आपके जहन में कुछ सवाल उठ रहे हैं तो आप हमें सवाल भेज सकते हैं हमारी वेबसाइट पहलाकदम.in पर। आप पहला कदम के फेसबुक के पेज पर भी हमें लिख सकते हैं। साथ ही हमें एसएमएस के जरिए भी अपना सवाल आप भेज सकते हैं। आपके आज के एपिसोड की अगर हम बात करें तो आज इक्विटी में निवेश पर हमारी नजर होगी। हम इस पर करेंगे आज चर्चा, और आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ की, और एक्सपर्ट के तौर पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीएनबीसी आवाज के मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। अनिल जी, आईपीओ हम अक्सर देखते हैं कि लोग पैसा लगाना चाहते हैं और काफी बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट भी करते हैं आईपीओ में, लेकिन अगर मैं समझना चाहूं आईपीओ का मतलब क्या होता है? एक जमाना था कविता जब आईपीओ में पैसा लगाना मतलब शर्तिया ये माना जाता था कि अगर आपके शेयर लग गए मतलब इट इज एज गुड एज लॉटरी। अच्छा, कि मतलब पक्का लिस्टिंग ऊपर होगी, पक्का आपका पैसा बनेगा, अच्छा खासा बनेगा। राइट। और मुझे याद है 20-25 साल पहले तक ऐसी सिचुएशन थी कि अगर आपके आईपीओ में कोई शेयर लगे और जनरली आपको पोस्टमैन आकर एक पोस्ट देता है जिसमें शेयर सर्टिफिकेट होते हैं, अलॉटमेंट लेटर होता है, राइट, तो आपसे लिटरली कुछ न कुछ पैसे लेके जाता था। हाँ। ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके पैसा बनाने का मौका आया है। वो एक वक्त था जब आईपीओ में लोग पैसा लगाते थे निश्चिंत होकर, कंपनी कैसी भी हो, किसी भी भाव पर आईपीओ आए, लेकिन पैसा बनता था। आज वो सिचुएशन नहीं है। क्यों नहीं है वो भी हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आईपीओ क्या है ये जानना समझना जरूरी है। आईपीओ का मतलब है इनिशियल पब्लिक ऑफर, और आसान शब्दों में हम बात करें तो पब्लिक इश्यू। राइट। जनरली हम कई बार कहते हैं कि इन्वेस्टर्स को निवेश करने की शुरुआत या तो म्यूचुअल फंड से करनी चाहिए, ताकि आपको समझ ना आए तो एक अच्छा फंड मैनेजर जो आपके पैसे की देखरेख कर रहा है, सही जगह निवेश कर रहा है। और जिनको खुद ही शुरू करना है उनके लिए पब्लिक इश्यू बेस्ट है, क्योंकि पब्लिक इश्यू में क्या होता है, आपको एक साथ कई सारी रिसर्च मिल जाती है, कई सारे ब्रोकर कवर करते हैं, वो बताते हैं खरीदना चाहिए नहीं खरीदना चाहिए। और दूसरा ये कि आपको एक पर्टिकुलर प्राइस पर खरीद लेना है, इश्यू की प्राइस होती है, तो आपको बहुत ज्यादा सोचने समझने की जरूरत ना पड़े जितना कि एक सेकेंडरी मार्केट में आप कोई लिस्टेड शेयर खरीदे या बेचे। तो पब्लिक इश्यू वो है जहां कोई कंपनी पहली बार अपने शेयर पब्लिक के लिए जारी करती है। ओके। कंपनी तो है, पहले से है, कारोबार कर रही है, उसकी इक्विटी कैपिटल भी होगी, शेयर कैपिटल भी होगी, लेकिन वो कुछ लोगों के पास होगी जिन्हें हम कहते हैं प्रमोटर्स, यानी कि जिन लोगों ने ये कंपनी बनाई है, चला रहे हैं और आगे बढ़ाना चाहते हैं। राइट। जब वो लोग कंपनी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ और कैपिटल रेज करना चाहते हैं, कुछ और शेयर इश्यू करना चाहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं पब्लिक इश्यू। ओके। और पब्लिक इश्यू में क्या होता है, पहले तो खाली प्रमोटर पैसा लगा रहे हैं, उनके मिलने वाले लगा रहे हैं, बाद में आप और हम कोई भी एक आम निवेशक भी उस कंपनी के शेयर खरीद या बेच सकता है। पब्लिक इश्यू में पैसा लगाकर वो भी शेयर में भागीदार बन सकते हैं। तो यानी क्लियरली पब्लिक भी उस कंपनी का हिस्सा बन सकते हैं अगर आप आईपीओ में पैसे लगाते हैं। लेकिन मुझे ये बताइए कि आईपीओ में पैसे लगाने से मुझे फायदा क्या होगा? अगर मुझे लगाने हो पैसे तो उससे मुझे क्या मिलेगा? देखिए, आईपीओ लाया क्यों जाता है, और किसी भी बात में फायदा दोनों का होना चाहिए। राइट। तभी बात बनेगी। आईपीओ लाने के पीछे बड़ी वजह क्या है, जो कंपनी है या जो प्रमोटर है वो ये चाहते हैं कि हम कुछ और पैसा जुटा सकें। ओके। ठीक है। और वो पैसा जुटाने के लिए सीधा तरीका है कि हम एक पब्लिक इश्यू लेकर आते हैं, जिन लोगों को हमारी कंपनी पसंद आती है आप आइए पैसा लगाइए। ये तो बात होगी कंपनी की। और होगा क्या, पब्लिक इश्यू आने से कैपिटल बढ़ेगी, कंपनी को पैसा मिलेगा, कंपनी को एक्सपांशन करना है, कुछ और प्रोजेक्ट्स लाने, अपना कारोबार बढ़ाना है, वो पैसों का इस्तेमाल हो जाएगा। तो कंपनी की बात तो समझ में आती है, लेकिन आप और हम, हमारे लिए क्या? बिल्कुल। और जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा ना कि आईपीओ आने पर, आईपीओ का अलॉटमेंट मिलने पर लोग कितने खुश होते थे, उसका रीजन ये है, और उसी वजह से हम लोग प्रीफर करते हैं कि पैसा लगाएं। क्यों? क्योंकि कोई एक अच्छा बिजनेस है, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं या मैं करना चाहता था, लेकिन किसी वजह से हम नहीं कर सकते, या तो हमारे पास एक्सपर्टाइज नहीं है, या उसको बिजनेस को करने के लिए जितना ज्यादा पैसा चाहिए वो हमारे पास नहीं है, लेकिन उस बिजनेस को हम हमेशा से करना चाहते हैं। जैसा कि एचडीएफसी बैंक, हम जानते हैं बहुत ही बेहतरीन प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर मेरे पास बहुत सारे पैसे होते, ये एक्सपर्टाइज होती, तो शायद मैं भी ऐसा बैंक चलाता, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे अगर ये बिजनेस पसंद है,
मुझे उसके प्रमोटर्स पसंद है, मुझे लगता है आगे फ्यूचर में ये अच्छा बिजनेस रहेगा, तो फिर मैं उसके शेयर पब्लिक इश्यू में खरीद सकता हूँ। तो मैं जब पब्लिक इश्यू में पैसा लगाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि क्या ये बिजनेस मेरे निवेश करने लायक है। अगर है, अगले 2, 5, 10 साल ये बिजनेस अच्छा चलने वाला है, जो मैं उम्मीद करता हूँ, तो फिर मैं उसमें पैसा लगाकर एक निवेशक बनूंगा, उस बिजनेस में हिस्सेदार बनूंगा, पार्टनर बनूंगा और पैसा लगूंगा। ये लॉन्ग टर्म गोल के हिसाब से हो गया। शॉर्ट टर्म गोल्स भी होते हैं, वो भी हम बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल निवेशकों के लिए पैसा लगाने का मौका, वेल्थ बनाने का मौका है। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, बड़ा सरप्राइज होंगे आप। 91 या 92 में जब भी इन्फोसिस का इश्यू आया था, आप बिलीव नहीं करेंगे, इन्फोसिस का इश्यू पूरा भरा भी नहीं था। उसे खरीदार नहीं मिले थे। कभी कभी वो वक्त से पहले आप कोई काम करने लग जाए तो समझाना मुश्किल होता है। अब इन्फोसिस जो काम करती थी उस समय लोगों को समझाना मुश्किल है कि हम क्या काम करने जा रहे हैं, लेकिन जिन लोगों ने उसको समझा, उन्होंने पैसे लगाए, और जिन्होंने पैसे लगाए, आज आप सोचिए उन्होंने कितना गुना पैसा मानने को तैयार भी नहीं हुआ कि उसका भरा भी नहीं था इश्यू पूरी तरह से। तो जब आप पब्लिक इश्यू में पैसा लगाते हैं तो आपको ये सोचना है उसके पीछे प्रमोटर कौन है, राइट, कंपनी क्या करती है, आने वाले सालों में क्या कुछ हो सकता है इस कंपनी में, कितनी प्रोग्रेस हो सकती है, उस लिहाज से सोचकर पैसा लगाया जाता है। तो कंपनी को तो मुझे समझना ही होगा, क्योंकि आईपीओ तो कई सारे आते हैं अनिल जी, ऐसे में कंफ्यूजन होना भी बहुत लाजमी है। तो आपने कहा कि निवेशकों को कंपनी के बारे में पता होना चाहिए, उसके अलावा भी कोई तरह की रेटिंग जिसको मैं ट्रैक कर सकती हूँ, या सीएनबीसी आवाज पे लगातार तो हम निवेशकों को सलाह देते रहते हैं, लेकिन कोई खास पैरामीटर या क्राइटेरिया जिसके तहत मैं तय कर सकूं? कुछ रेटिंग एजेंसीज हैं जो आईपीओ को रेट करती है, लेकिन वो रेट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल के बेसिस पर करती है कि इस कंपनी की कितनी मजबूती है। अब देखिए, हर चीज एक प्राइस पर अच्छी लगती है, राइट। मैं आपको कहूं कि आपके पास ये सेल फोन है, बहुत अच्छा फोन है, टॉप फोन है, लेकिन क्या आप 1 लाख रुपए में खरीदेंगी? लेकिन यही मैं कहूं कि ये 15,000 में अगर आपको दिया जाए तो आप खरीदेंगे। तो हर चीज एक प्राइस पर अच्छी हो सकती है, एक प्राइस पर खराब हो सकती है। तो अच्छा बिजनेस होना अपनी जगह और अच्छी प्राइस पर मिलना दूसरी बात है। तो कुछ रेटिंग एजेंसीज ऐसा है जो प्राइस पर कमेंट नहीं करती, ये सस्ता है या महंगा, वो आप देखिए, हमें नहीं पता। हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का बिजनेस अच्छा है, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी के प्रमोटर्स अच्छे हैं, हम ये कह सकते हैं कि कंपनी का कारोबार आने वाले सालों में अच्छा चलेगा, तो वो रेटिंग तो आपको मिल जाती है। लेकिन दूसरी रेटिंग जो आपके काम की है वो मिलती है ब्रोकर से। अच्छा, कई सारे ब्रोकर्स हैं, कई सारे ब्रोकरेज हाउस है जो आईपीओ को कवर करते हैं, उस पर अपनी रिपोर्ट निकालते हैं, सब्सक्राइब की रेटिंग देंगे, लॉन्ग टर्म बाय देंगे, या लिस्टिंग गेन के लिए देंगे, या कहेंगे कि अवॉइड मत लगाइए, या कहेंगे कि हायर बैंड पर मत लगाइए, लोअर बैंड पर लगाइए। ये तमाम टेक्निकल टर्म्स हम बात करेंगे, लेकिन ये जो चीजें हैं आपको रेटिंग देती है ब्रोकरेजेस की तरफ से। उसके बेसिस पर आपको मन बनाना है। दूसरा, आपको इस बेसिस पर मन बनाना है प्रमोटर्स कितने रिलायबल है, कितने सालों से इस कारोबार में, अब तक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। प्रमोटर के अलावा और कौन से इन्वेस्टर्स हैं उस कंपनी में, कोई प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर्स हैं, बड़ी एफआई जिन्होंने आईपीओ के पहले ही पैसा लगा लिया। तो ये कुछ संकेत आपको मिलता है इसको देखकर कि ये कंपनी कैसी हो सकती है, कैसा आगे कारोबार करती है। उसके बेसिस पर आपको मन बनाना होता है कि मुझे आईपीओ में पैसा लगाना है या नहीं। प्राइसिंग एक अलग बात है। बिल्कुल, प्राइसिंग पर ही आते हैं यहाँ पर। आईपीओ के लिए जो ऑफर आता है उसकी प्राइसिंग कैसे तय होती है, और मुझे कैसे समझ में आएगा कि ये महंगा है, सस्ता है, या ये सही प्राइस है, ये कैसे होता है? स्टॉक मार्केट में हर रोज यही एक काम किया जाता है, ये तय किया जाता है कि कोई शेयर सस्ता है या महंगा। वो तय करने वाले दो लोग हैं, बायर और सेलर। हर बायर को लगता है कि ये शेयर सस्ता है इसलिए खरीद रहा हूँ, हर सेलर को लगता है महंगा इसलिए बेच रहा हूँ, और अल्टीमेटली दोनों एक ही प्राइस पर ट्रेड करते हैं, और दोनों लोग को लगता है कि हम एक दूसरे से ज्यादा सुपीरियर और समझदार हैं। अब एंड ऑफ द कौन समझदार निकलता है वो एक अलग बात है कविता, लेकिन प्राइसिंग का फॉर्मूला कोई भी नहीं है। ओके, प्राइसिंग कैसे तय होती है इस मामले में पहले एक सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट हुआ करता था। ओके, और सीसीआई हुआ करती थी। तो वो लोग पहले प्राइस का रेस्ट्रिक्शन रखते थे आईपीओ को लेकर। वो बहुत पुरानी बात है, 20-25-30 साल पुरानी बात है। इसीलिए तब लोग ना बड़े उतावले होकर आईपीओ का इंतजार करते थे कि सस्ता मिलता है, फेस वैल्यू पर मिलता है, लगेगा तो लॉटरी हो जाएगी। क्योंकि 10-10 रुपए का शेयर 1500, 2000, 1000, 1200 कोई भी प्राइस पर लिस्ट हो जाता था। ठीक है ना, ये वो टाइम था। अब क्या है, अब प्राइसिंग फ्री कर दी है सेबी ने। ओके, सेबी कहती है कि हमें इससे कोई मतलब नहीं आप किस प्राइस पर इशू ला रहे हैं। अगर मार्केट आपको वो प्राइस देने को तैयार है, हमें क्या दिक्कत है। बिल्कुल। तो अब प्राइसिंग का जजमेंट एक इन्वेस्टर को लेना होता है।
क्या प्राइसिंग हो सकती है? प्राइसिंग में दो चीजें ध्यान में रखने वाली बात है, एक तो फेस वैल्यू और दूसरा प्रीमियम। आजकल आपको फेस वैल्यू पर आने वाले आईपीओ मिलेंगे नहीं। उसका रीजन क्या है? जनरल फेस वैल्यू मतलब 10 रुपए का शेयर और 10 ही रुपए में दिया जा रहा है, क्योंकि आजकल आपको कम से कम 3 साल का डिविडेंड रिकॉर्ड होना चाहिए, 5 साल की प्रॉफिटेबिलिटी का रिकॉर्ड होना चाहिए, कंपनी 5 साल पुरानी होनी चाहिए, ढेर सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं सेबी की तरफ से, या इतनी बड़ी कैपिटल होनी चाहिए, इसमें आप एग्जम्पशन चाहते हैं। तो इस वजह से आपको बाजार में पब्लिक इश्यू लाने वाली कंपनियां वही मिलती है जिनका पुराना फाइनेंशियल ट्रैक रिकॉर्ड हो। अब मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूं कि आप आज कोई एक बिजनेस शुरू कर रही है, ठीक है, वो बिजनेस आज जो वैल्यू रखता है 3 साल 5 साल बाद जब आप उस बिजनेस को ग्रो कर लेंगी, प्रॉफिट कमाने लगेंगी, और प्रॉफिट नहीं भी कमा रही तो बिजनेस बड़े लेवल पर पहुंच गया तो नेचुरली उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। इसीलिए फेस वैल्यू के ऊपर कुछ न कुछ प्रीमियम के साथ आईपीओ लाया जाता है। जो फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा कंपनी मांगती है उसे कहते हैं प्रीमियम। तो आजकल जो आईपीओ आते हैं सारे प्रीमियम पर आते हैं। अब वो प्रीमियम कितनी होनी चाहिए? ये कंपनी के प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर। मर्चेंट बैंकर का मतलब वो है जो लोग इश्यू लाने में कंपनी को मदद करते हैं, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि ये होना चाहिए। अब वो तय कुछ भी कर ले, आपके हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उस प्राइस पर वो इश्यू खरीदना चाहते हैं या नहीं। ब्रोकर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस प्राइस पर इश्यू को रिकमेंड करना चाहते हैं या नहीं। तो प्राइसिंग तय करने का काम है प्रमोटर का मर्चेंट बैंकर के साथ सलाह मशविरा करके। और मर्चेंट बैंकर के साथ सलाह मशविरा करने का रीजन ये उन लोगों को बाजार की थोड़ी ज्यादा समझ होती है। मर्चेंट बैंकर वो उनका काम है इश्यू लाने का, उनका काम है इश्यू भरवाने का, उनका काम है इश्यू मार्केट करने का, तो वो जानते हैं कि किस प्राइस पर इश्यू बिक सकता है। इसी तरह की जो दूसरी लिस्टेड कंपनियां हैं क्या उनसे ये थोड़ी सस्ती मिल रही है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है और इस तरह से इश्यू की प्राइसिंग किया जाता है। चलते यहाँ पे प्राइसिंग कैसे तय होती है वो तो हमने चर्चा कर ली, लेकिन आप कैसे पैसे लगा सकते हैं और साथ ही लिस्ट होने के बाद आपको कितना फायदा होगा, इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। पहला कदम की आज की कड़ी में हम आपको बता रहे हैं कि आईपीओ का मतलब क्या होता है और कैसे आप आईपीओ पैसे लगा के मुनाफा कमा सकते हैं। मेरे साथ बने हुए अनिल सिंह भी। अनिल जी, हमने ब्रेक में जाने से पहले आईपीओ कंपनी क्यों लाती है ये तो समझ लिया है, लेकिन किस तरह के शेयर्स अलॉट होते हैं आईपीओ के जरिए, उसके बारे में हमें समझाइए। देखिए, जनरली क्या होता है, आईपीओ के पहले जो शेयर होते हैं वो प्रोमोटर्स के पास होते हैं या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्हें आप प्राइवेट इक्विटी फंड्स कह सकते हैं, या प्रोमोटर्स के फ्रेंड्स, रिश्तेदार, ये लोग होते हैं, जान पहचान वाले लोग वो शेयर रखते हैं। यानी कि क्लोज सर्कल में प्रोमोटर्स के पास शेयर होते हैं, राइट। जब शेयर नए इश्यू किए जाते हैं तो फिर क्या होता है, कोई भी आम निवेशक आकर पब्लिक इश्यू में पैसा लगाता है तो पहली बात तो क्या होती है, जब आईपीओ आता है तो नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स बढ़ जाते हैं, प्रमोटर के अलावा नॉन प्रमोटर लोग भी आ जाते हैं, है ना। अब कुछ नियम है और नियम ये कि सेबी कहते हैं कि कोई भी लिस्टेड कंपनी जो है उसमें मिनिमम 25% शेयर होल्डिंग नॉन प्रमोटर की होनी चाहिए। तो जब आप आईपीओ ला रहे हैं तो आपको ये तो इंश्योर करना पड़ेगा कि आप कम से कम 25% साइज का आईपीओ लेकर आए, बढ़ी हुई इक्विटी का, है ना। तो वो करना पड़ेगा ताकि आप कम से कम 25% रिटेल शेयर होल्डर, नॉन प्रमोटर शेयर होल्डर आप उसमें कर लें। तो एक सिंपल तरीका ये, नए शेयर इश्यू किए जाएं, नए इन्वेस्टर्स आ जाएंगे, कंपनी में प्रमोटर्स की हिस्सेदारी 75% या उसके नीचे आ जाएगी, और जो नए शेयर इश्यू किए जाएंगे उसका पैसा जाएगा कंपनी में, और कंपनी जो चाहे उस पैसे का इस्तेमाल प्रोजेक्ट के लिए, अपने बिजनेस के लिए, जो वो बताते हैं इस आईपीओ के पैसे का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, उस तरीके से कर सकते हैं। मतलब मिनिमम 25% का तो आपको लाना ही होगा आईपीओ। हाँ, मतलब आईपीओ आने के बाद प्रमोटर की शेयर्स 75% से ज्यादा नहीं होने चाहिए। ओके। इसके अलावा और कौन से तरह के शेयर्स यहाँ पे इशू होते हैं? एक तरीका तो ये सिंपल है कि आप नए शेयर इशू कर दो और जो पैसा है बिजनेस में काम में लो। लेकिन एक और बड़ा इंटरेस्टिंग तरीका है, उसे भी कहते तो आईपीओ ही है, लेकिन उसमें होता यह है कि नए शेयर इशू नहीं किए जाते। समझिए आपके किसी फ्रेंड ने एक कंपनी चलाई है, आप एज ए प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर उस कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे निकलना है, मुझे पैसा वसूल कर लेना है, या फिर मैंने बहुत कम दाम में खरीदे थे, इनिशियल स्टेज पे खरीदे थे, अब कंपनी की एक साइज हो गई,
मुझे भी तो आखिर पैसा बनाना चाहिए। राइट। अल्टीमेटली शेयर में पैसा तो तभी बनता है जब आप बेचेंगे। जब तक रखेंगे तब तक तो नॉशनल प्रॉफिट है। राइट। तो उस केस में क्या होता है, कई बार ये होता है कि जो एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं कंपनी में वो अपने शेयर बेचते हैं। ओके। ठीक है ना। अब सपोज आपके पास उस कंपनी में कोई शेयर्स हैं, तो जब इश्यू आएगा तो आप ये कहेंगे कि मैं शेयर बेच रही हूं, अब जिसको खरीदना है खरीदे। कई बार ये भी होता है कि दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, कुछ शेयर नए इश्यू किए जाते हैं, कुछ शेयर पुराने इन्वेस्टर्स की तरफ से बेचे जाते हैं। और कई बार ये होता है कि पुराने इन्वेस्टर्स पूरा ही बेचकर निकल जाते हैं, कई बार वो कहते हैं कि हम पार्ट बेचेंगे। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। अब फर्क इसमें आपके लिए दो ही चीज समझने की है। पहला तो ये कि जब कोई पुराने इन्वेस्टर बेच रहे हैं तो आपको ये देखना है कि ये क्यों बेच रहे हैं। ओके। राइट। थोड़ा सावधान होने की जरूरत है कि खाली पैसा वसूल कर रहे हैं, मुनाफा वसूल कर रहे हैं, अच्छे दामों में खरीदा है, कई समय तक रखा है, इसलिए कर रहे हैं तो ठीक है। अगर वो पुराने इन्वेस्टर पूरा नहीं बेचकर निकल रहे, थोड़ा ही बेच रहे हैं, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा आपका कि चलो अभी भी बने हुए हैं, है ना। तो जब आईपीओ में पुराने इन्वेस्टर्स निकल रहे हो तो थोड़ा सावधानी रखने की जरूरत है, समझने की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात यह कि जब पुराने इन्वेस्टर बेचकर निकल रहे तो पैसा किसको मिलेगा? उन इन्वेस्टर्स को। वो पैसा कंपनी के पास नहीं जाता। ओके। तो कंपनी की शेयर कैपिटल नहीं बढ़ती। एग्जैक्टली। वही शेयर है, वही कंपनी का कारोबार है, उतनी ही प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। एक तो कंपनी नया शेयर इश्यू करे तो क्या होगा, कंपनी के पास पैसा आएगा, कंपनी उसको कारोबार में लगाएंगी। लेकिन कोई पुराने इन्वेस्टर, जैसे कि आप शेयर अगर बेच रही हैं पब्लिक इश्यू में, तो पैसा आपको मिलेगा, कंपनी के पास कुछ नहीं जाने वाला है। तो इन्वेस्टर को यह देखना पड़ेगा कि फिर कंपनी की परफॉर्मेंस वैसी वैसे रहने वाली है, वो सोच कर लगाए। तो कौन बेच रहा है पब्लिक इश्यू में, क्या नए शेयर इश्यू किए जा रहे हैं या कोई पुराना इन्वेस्टर बेच रहा है, ये पैसा लगाते वक्त सोचना समझना जरूरी है। और ज्यादा ऐसे केसेस जहां पुराने इन्वेस्टर बेचकर निकल रहे हैं, जरूरी नहीं कि उसमें नुकसान हो, लेकिन उसमें मुनाफा होने की संभावनाएं थोड़ी कम हो जाती है ना। तो ऐसी सिचुएशन में आपको ये करना चाहिए कि जब पुराने इन्वेस्टर्स बेचकर निकल रहे तो पूरी तरह से जो बेचकर निकल रहे हो वहां थोड़ा ज्यादा सावधान रहे पैसा लगाने के पहले। और नया शेयर इश्यू हो रहा है तब तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, तब तो बाकी फैक्टर्स को देख के आपको पैसा लगाना है। कुछ उदाहरण आपके जहन में तुरंत आ रहा हो जिसका आप एग्जाम्पल? बहुत सारे हैं, एक नहीं कई सारे हैं। और खास तौर से जो नई तरह के बिजनेसेस होते हैं, जिनके जनरली आपको आराम से पैसे मिलते नहीं इक्विटी मार्केट में, कैपिटल मार्केट में। अब समझिए आपको कोई फूड चेन खोलनी है, अब आप सीधे बाजार में उतरेंगे तो बोलेंगे, लोग बोलेंगे क्या पता चलेगी नहीं चलेगी, कितना पैसा। लेकिन प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर होते हैं, फंड होते हैं, वो वेंचर फंड्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो पैसा लगा लेते हैं, वो रिस्क लेते हैं। 2 साल 3 साल 5 साल उनकी बिजनेस में होल्ड भी होती है, समझ भी होती है, पैसे की ताकत भी है, तो वो बिजनेस को ग्रो करने में मदद करते हैं। उसके बाद जब एक साइज हो जाती है तो कहते हैं चलिए आप आईपीओ लाइए, थोड़ा हम हमारा शेयर बेचेंगे। सपोज हमने 10 करोड़ लगाए थे, 10 करोड़ में से 5 करोड़ का शेयर बेच देंगे, 5 करोड़ का रखेंगे, उसमें और आगे प्रॉफिट बनता रहेगा। लेकिन जो वो 5 करोड़ का बेचेंगे वो शायद 50 करोड़ में जाके बिकेगा, 10 गुना 15 गुना 20 गुना करके बेचेंगे। तो उनके लिए भी अपनी कॉस्ट कवर हो गई, प्रॉफिट हो गया, बाकी बचा हुआ इन्वेस्टमेंट चल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे बिजनेसेस मिलेंगे आपको, बहुत सारी ऐसी कंपनियां लिस्टेड स्पेस में जहां एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स ने शेयर बेचे हैं पब्लिक इश्यू में, लेकिन उनको भी आराम से खरीदार मिलते हैं। ऐसा नहीं कि कोई एग्जिस्टिंग बेचा तो कोई खरीदेगा नहीं। अल्टीमेटली कंपनी का कारोबार अच्छा है, प्रमोटर अच्छे हैं और ठीक प्राइस पर बेचा जा रहा है तो काफी लोग खरीदेंगे। अब ऐसे में मुझे ये समझाइए कि शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा होता है, खासतौर से अगर मैं मिनिमम या मैक्सिमम शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करती हूँ तो ये कैसे फॉलो होता है आईपीओ में? देखिए, वैसे देखा जाए स्टैंडर्ड फॉर्मूला तो सिंपल है कि प्रमोटर की शेयर होल्डिंग 75% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग 25% होनी चाहिए। लेकिन अलग अलग सेक्टर्स के लिए, अलग अलग तरह की कंपनियों के लिए शेयर होल्डिंग पैटर्न अलग हो सकता है। जैसे कि बैंक्स, अब वहां पर आरबीआई का नियम है कि अगर किसी एक इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास 5% या 10% से ज्यादा की हिस्सेदारी नहीं होनी चाहिए, तो कोई भी एक आदमी उससे ज्यादा नहीं रख सकता, एक इन्वेस्टर उससे ज्यादा नहीं रख सकता। या फिर बैंक से उसमें 49% से ज्यादा विदेशी निवेशक नहीं होने चाहिए, तो ओवरऑल उससे ज्यादा नहीं हो सकता। या किसी ऐसी कंपनी में जहां विदेशी निवेश अलाउ ही नहीं है, राइट, है ना, तो वहां पर एफआईज नहीं डाल सकते पैसा। या
किसी सेक्टर में अलाउ है, उसके चलते कंपनी में पैसा लगाया जा सकता है, लेकिन एक लिमिट है कि आरबीआई कहते हैं 24% से ज्यादा मत लगाइए, 49% से ज्यादा मत लगाइए। तो अलग अलग लिमिट्स हो सकती हैं अलग अलग तरह के इन्वेस्टर्स के लिए, लेकिन एक लिमिट जो बहुत क्लियर कट है वो ये कि 75% से ज्यादा प्रमोटर की शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए। अभी भी कुछ सरकारी कंपनियों में है, वो धीरे धीरे कम की जा रही, लेकिन एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला ये है सेबी का कि 75% इससे ज्यादा प्रोमोटर्स के पास शेयर ना हो। ओके। अब अगर ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मुझे आईपीओ में पैसे लगाने हो तो क्या मैं किसी ब्रोकर के पास जाके ऐसा कर सकती हूँ? हाँ, ब्रोकर के पास जाकर कर सकते हैं, आप ऑनलाइन कर सकते हैं किसी भी ब्रोकर के जरिए, बड़ा आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप अपना फॉर्म भर दें, ऑनलाइन फॉर्म भर दें, आपके बैंक अकाउंट में से पैसे हो जाएंगे, निकल जाएंगे। एएसबीए आजकल चलता है, उसके जरिए आप कर सकते हैं, या अपने किसी ब्रोकर को जाकर आप एप्लीकेशन दे सकते हैं, चेक दे सकते हैं, और इजी है पैसा लगाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि हाँ, आपको किसी ब्रोकर की जरूरत जरूर पड़ेगी पब्लिक इश्यू में पैसा लगाने के लिए। बिल्कुल। कुछ जार्गन्स हम सुनते रहते हैं कि सब्सक्राइब नहीं हुआ है, ये प्रोसीजर क्या होता है? एक बार अगर आईपीओ आ जाता है, खुल जाता है पैसे लगाने के लिए, उसके कितने दिनों के बाद फिर ये लिस्ट होता है और कब तक हम पैसे लगा सकते हैं? हाँ, इशू जनरली 3 दिनों के लिए खुला रहता है, 3 वर्किंग डेज, 3 वर्किंग डेज, है ना। समझिए थर्सडे को खुला तो थर्सडे, फ्राइडे और मंडे। अच्छा। तो 3 वर्किंग डे होनी चाहिए, पहली बात। प्राइस जैसा मैंने कहा प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर मिलकर तय करें, डिसाइड करते हैं, लेकिन पहले ये होता था। अच्छा, प्राइसिंग के भी 2 तरीके हैं इशू में। कविता, पहला तो एक फिक्स प्राइस इशू। ओके। कंपनी ये कह दे कि भाई मेरे शेयर का दाम 110 रुपए है, आपको लेना लीजिए, नहीं लेना लीजिए, मेरी इशू की फिक्स प्राइस है। और पहले जनरली यही फॉर्मूला चलता था, फिक्स प्राइस आ गई, जिसको खरीदना खरीद लिया, नहीं खरीदना नहीं खरीदा। उसके बाद सेबी ने क्या कहा कि प्राइसिंग पूरी मार्केट पे छोड़ दीजिए, आपको क्या भाव रखना है, किस भाव पर लोगों को लगाना है, तो ऐसे में लोगों को आप एक ऑप्शन दीजिए कि वो किस प्राइस पर आपका शेयर खरीदें। तो उसके लिए ने एक कॉन्सेप्ट शुरू किया, उसको कहते हैं प्राइस बैंड। प्राइस बैंड मतलब वो रेंज जिसमें इशू को प्राइस किया गया। प्राइस बैंड का ऊपरा सिरा और निचला सिरा, इनके बीच में मैक्सिमम आप डिफरेंस रख सकते हैं 20% का। ओके, ठीक है। जैसे आपने इशू प्राइस रखी 100 से 120 रुपए, मैक्सिमम वो फर्क हो सकता है। राइट। सो कई बार क्या होता है, कंपनीज अगर श्योर हैं कि हमारा इशू आराम से भरेगा, हमें लंबा चौड़ा प्राइस बैंड देने की जरूरत नहीं है, तो उससे कम का भी प्राइस बैंड दे सकते हैं। हाल ही में एक इशू आया, उसने प्राइस बैंड दिया 110-112 रुपए, 2% का प्राइस बैंड, वो भी दे सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम जो दोनों रेंज के बीच में फर्क होना चाहिए वो 20% से ज्यादा सेबी अलाउ नहीं करती। तो ये प्राइस बैंड हो गया। अब इस प्राइस बैंड पर आपको जिस प्राइस पर लगाना है, ऊपरी बैंड पर, नीचे के बैंड पर, या किसी और प्राइस पर, जब आप एप्लीकेशन करती हैं तब आप मेंशन कर सकते हैं कि आप किस प्राइस पर इशू लेना चाहती हैं, वो आप मेंशन कर सकते हैं, और उस लिहाज से फिर इशू में पैसा लगाया जाता है। ओके। और उसके 3 दिनों के बाद ये लिस्ट होता है? हाँ, जो ये तो बात हुई इशू में पैसा लगाने की। पहले ये होता था कि इशू आने के महीने, 1.5-2 महीने बाद तक आराम से लिस्टिंग होती थी, क्योंकि वो टाइम था कि शेयर सर्टिफिकेट छप कर आते थे। पहले अलॉटमेंट लेटर आता था बाई पोस्ट, पोस्ट आने में 7-8 दिन लग जाते थे, फिर अलॉटमेंट लेटर आया, फिर उसके बाद शेयर सर्टिफिकेट आया, उसके बाद लिस्टिंग होगी। तो आपने पैसा लगाया मतलब 2-2.5 महीने तो आप भूल जाइए उतना। आजकल तो सेबी ने इतना बेहतरीन काम किया है, आईपीओ की प्रोसेस इतनी फास्ट हो गई है, 7 दिन के अंदर अंदर लिस्टिंग। ओके। और मतलब इससे फास्ट क्या हो सकता है, बहुत ही बेहतरीन है कि 7 दिन में आप तुरंत, अच्छा इलेक्ट्रॉनिक है सब कुछ, 3 दिन आपका इशू खुला है, 2 दिन बाद तुरंत अलॉटमेंट हो जाता है। अगर पैसा एसबीए से जा रहा है तो वो भी झंझट नहीं कि किसका चेक पास हुआ किसका पास नहीं हुआ, जिसके पास पैसा है नहीं वो लगा ही नहीं सकता, है ना। तो वो भी बहुत क्लियर हो गया, तो वो टाइम बच गया बैंक रिकंसिलेशन का कि किसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हुई किसकी नहीं हुई, वो टाइम बच गया। तो अब आप 3-4 दिनों में तो अलॉटमेंट आते हुए देख लेते हैं, 7वें दिन इशू लिस्ट हुआ और आपका काम कंप्लीट। तो बेसिकली 10-12 दिनों में, या मैक्सिमम यूं कहें कि 2 हफ्तों में तो पूरा आईपीओ का प्रोसेस खत्म हो जाता है। बिल्कुल। आईपीओ को और बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं, और बारीकियां हैं समझने के लिए, करेंगे इस पर बात इस ब्रेक के बाद। पहला कदम में आज हम
हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में और अब बारी आती है कुछ बहुत ही आम तौर पे हम यूज करते हैं जो जार्गन्स, जो शब्दावली हम अमूमन देखते हैं कि आईपीओ के आते वक्त हम सुनते हैं टीवी पर और सब जगह, उसका मतलब क्या है। तो अनिल जी, सबसे पहले हम लिस्टिंग गेन्स के बारे में जानना चाहेंगे। इसका अगर मैं आसान शब्दों में मतलब समझना चाहूँ तो वो क्या है? इसका मतलब है लिस्टिंग पर मुनाफा बनाना, है ना। और लिस्टिंग पर मुनाफा कब बनेगा? जिस भाव में आपने पब्लिक इश्यू में शेयर में अप्लाई किया, आपको शेयर मिले और आपने पैसा लगाया, उस भाव से ऊपर जिस दिन शेयर लिस्ट हो उस दिन आप बेच पाए। ओके, ठीक है। समझिए किसी कंपनी ने 110 रुपए में शेयर इश्यू किया, ठीक है। 7 दिन बाद जब इसकी लिस्टिंग होगी, अगर ये शेयर 115, 120, 150, 160 रुपए में बिके तो आपके लिए हो गया लिस्टिंग गेन, बिल्कुल, ये हो गया मुनाफा। तो कई सारे इन्वेस्टर कैसे हैं, वो ये सोचते हैं कि लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिहाज से इशू में पैसा लगाना चाहिए। वो फिर ये नहीं देखते कि मैं 2 साल, 5 साल, 10 साल रखूंगा, नहीं। नजरिया सिर्फ लिस्टिंग का होता है। अब सिंपल चीज है। अब आप मुझे ये बताएं कि बैंक में अगर आप 1 साल की एफडी करवाते तो कितना रिटर्न मिलेगा? मुश्किल से 8-9%, 9%, 10%। अगर कोई ऐसे पब्लिक इशू में आप पैसा लगाए 110 रुपए की इशू प्राइसेस और वो 140 रुपए पर लिस्ट हो जाए तो आपको लगभग 25-30% का मुनाफा पहले ही दिन हो रहा है। और निवेश कितने दिन का हुआ? 7 दिन का। 7 दिन का। थोड़ा बहुत आगे पीछे मिला के गिने तो 10 दिन का। तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सोचते हैं कि 10 दिन में 25% मिल रहा है, दिमाग क्यों लगाना है, प्रॉफिट बुक करो, लिस्टिंग गेन ले लो, राइट, और निकल जाओ। राइट। अब लिस्टिंग गेन का मतलब कविता ये नहीं कि हमेशा लिस्टिंग गेन हो गई, उसी पर आ रही थी, हमेशा ऐसा नहीं होता। तो फिर क्या करना चाहिए? कभी कभी झटके भी लगते हैं। लिस्टिंग गेन की जगह लिस्टिंग पे नुकसान भी हो जाए। 2 वजह से हो सकता है। एक तो एक जब इशू आया तब मार्केट की हालत बहुत अच्छी थी, इशू जब लिस्ट हो तब मार्केट ढीला हो जाए, तो संभावना है कभी हो सकती है मार्केट तेजी से गिर जाए तो लिस्टिंग के दिन आपको मुनाफा ना भी मिले। दूसरा ये भी हो सकता है कि लोगों ने जिस तरीके से सोचा हो कि इतनी दमदार लिस्टिंग होगी, किसी वजह से लिस्टिंग उतनी दमदार ना हो, वो एक पॉइंट है। तो इसमें फर्क सिंपल है। जो लोग लिस्टिंग पर मुनाफा कमाने के लिहाज से पैसा लगा रहे हैं वो है ट्रेडर, राइट। और जो पब्लिक इश्यू में निवेश के लिहाज से लंबे समय के लिए रखने के लिए पैसा लगा रहे हैं वो है इन्वेस्टर। तो अब आपको पता है इन्वेस्टर और ट्रेडर फिर वो पब्लिक इश्यू में हो या फिर सेकेंडरी मार्केट में, है ना, तो उनके लिए सेम नियम है कि जब आप ट्रेडर हैं और आप शॉर्ट टर्म के लिए लगा रहे हैं, लिस्टिंग के लिए लगा रहे हैं, तो फिर लिस्टिंग पे निकल जाइए, मुनाफा हो या आपको नुकसान हो। लेकिन आप लंबे समय के लिए लगा रहे हैं तो फिर इन्वेस्टर की तरह बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं कि हम सुनते हैं, लेकिन एक चीज और बोलना चाहता हूँ कि हर एक इन्वेस्टर को लिस्टिंग पर मुनाफा वसूल करने का अधिकार है। हाँ, अगर आपको शेयर मिले हैं पब्लिक इश्यू में और आप चाहें तो जरूरी नहीं कि भले आपने ये सोच के लगाओ कि मैं तो 6 महीने रखूंगी, 1 साल रखूंगी, आपको पैसा बन रहा है, आपकी उम्मीद से ज्यादा बन रहा है। अगर पहले दिन 20, 30, 40, 50% बढ़ रहा है और आपको लगता है 50% का रिटर्न 7 दिन में कहाँ आता है, ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा नहीं कि आपने लॉन्ग टर्म सोचा शॉर्ट टर्म में पैसा नहीं बना सकते, लिस्टिंग एंड हर कोई भी ले सकता है। लेकिन ऐसे में हम सुनते हैं कि कभी किसी आईपीओ को अच्छा रिस्पांस नहीं मिल रहा है और इशू नहीं भर रहा है, तो ऐसे में अगर मेरा मन बदल गया तो मैं विड्रॉ भी कर सकती हूँ? विड्रॉ करने के लिए अब समय आपको बहुत कम मिलता है, तो और जनरली होता है क्या कि पब्लिक इश्यू में लोग आखिरी दिन पैसा लगाते हैं। विड्रॉ करने की आपको छूट है, एक तरीका है, लेकिन वो जब आपने एप्लीकेशन लगा दी, आपका पैसा कंपनी के पास चला गया, कंपनी आपको शेयर अलॉट करती है। अलॉटमेंट फाइनल होता है कि किस आदमी को कितना शेयर मिलेगा, किस प्रोपोर्शन में मिलेगा, उसका एक रेशियो होता है। वो प्लान कंपनी और मर्चेंट बैंकर बनाकर सेबी को देते हैं, सेबी अप्रूव करती है, उसको अलॉटमेंट प्रोसेस बोलते हैं। वो प्रोसेस होने के पहले आप चाहें तो एप्लीकेशन विड्रॉ कर सकते हैं। अच्छा, वो एक तरीका है, लेकिन जनरली वो इतना, अब पहले तो ये होता था और बहुत होता भी था, कई लोग विड्रॉ करते भी थे क्योंकि पहले बहुत टाइम मिलता था। अब तो इशू की पूरी प्रोसेस ही 7 दिन में खत्म हो रही है। तो आप जब तक सोचेंगे, मन बनाएंगे, करूं ना करूं, तब तक तो पता चला अलॉटमेंट ही हो गया। और अलॉटमेंट का मतलब ये है जिन शेयरों के लिए आपने एप्लीकेशन दी है वो शेयर आपको कंपनी दे रही है, इसे अलॉटमेंट कहते हैं। सारे शेयर जितना मैं चाहती हूँ। हाँ, सिंपल। तो भाई जरूरी नहीं। हाँ, अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा सवाल है कि आपने जितना पैसा लगाया क्या उतने ही पैसे के शेयर मिलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं। और कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको कुछ भी ना मिले। ओके, क्योंकि कोई शेयर, कोई इश्यू ऐसा होता है कि वो इतना ज्यादा सब्सक्राइब होता है, कई गुना,
हम कई बार कहते हैं ना कि इशू को बड़ा जबरदस्त रेस्पॉन्स मिला, ये 40 गुना भरा। अब 40 गुना भरने का आपके मेरे लिए क्या मतलब है? जो इशू ज्यादा पॉपुलर होगा, ज्यादा अच्छा होगा, उसको ज्यादा सब्सक्रिप्शन मिलेगा, ज्यादा गुना भरेगा। तो अब एक शेयर है और 40 लोगों के बीच में बंटना है। हाँ। 40 गुना का मतलब ये है। तो लॉटरी से जिसका नंबर लग गया उसका लग गया, जिसका नसीब होगा उसको अलॉटमेंट मिलेगा। प्लस दूसरी बात यह है कि सबको नहीं मिलेगा और पूरी मात्रा में नहीं मिलेगा। आपने जितना अलॉटमेंट किया फिर वो जरूरी नहीं कि आपको उतना मिले, प्रोपोर्शनेटली बहुत कम, बहुत छोटा मिलेगा। तो जितना ज्यादा इश्यू भरेगा उतना आपके अलॉटमेंट आने की संभावनाएं कम होती जाती है, उसकी मात्रा कम होती जाती है। इसीलिए हम कहते हैं कि रिटेल कैटेगरी में पैसा लगाना चाहिए। ये समझना है मुझे। हम कहते हैं एंकर इन्वेस्टर होते हैं, फिर एक होते हैं रिटेल इन्वेस्टर जिनको डिस्काउंट भी मिलता है। ये क्या जार्गन्स होते हैं? देखिए, एंकर इन्वेस्टर क्या है, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए, इंस्टीट्यूशंस, बड़े इन्वेस्टर वो एंकर इन्वेस्टर हैं। जैसे कि म्यूचुअल फंड्स, बैंक्स, FIIs, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, इंश्योरेंस कंपनीज, ये 5 लोगों को आप इस कैटेगरी में रख लीजिए। एंकर इन्वेस्टर्स का मतलब क्या है? जिस दिन इश्यू खुल रहा है उसके 1 या 2 दिन पहले एंकर इन्वेस्टर्स को शेयर अलॉट किया जाता है। उस प्राइस बैंड में, जो भी इश्यू की प्राइस बैंड है, उसमें वो जिस प्राइस पर चाहे अपना एप्लीकेशन डाल सकते हैं और अलॉटमेंट ले सकते हैं। एंकर इन्वेस्टर के केस में एक खास बात, अब आप ये कहेंगे कि इनको पहले क्यों दिया जा रहा है? एब्सोल्युटली, हाँ। और इश्यू ज्यादा भरेगा, हमको तो मिलेगा नहीं, इनको पहले मिल गया। लेकिन उसके साथ एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है? एंकर इन्वेस्टर लिस्टिंग के दिन, पहले दिन आकर लिस्टिंग गेन के लिए बेच नहीं सकता। हाँ, भले कितना ही शेयर ऊपर चला जाए, उनको कम से कम 1 महीने तक होल्ड करना पड़ता है। ठीक है ना? तो एंकर इन्वेस्टर बनने में फायदा ये है कि आपको अलॉटमेंट मिल रहा है, लेकिन आपको 1 महीने होल्ड करना पड़ेगा। अब एंकर इन्वेस्टर्स में एक और इंटरेस्टिंग बात बताऊं, अगर हम 5 जने एंकर इन्वेस्टर की कैटेगरी में सपोज आते हैं इंस्टीट्यूशन, किसको कितना शेयर जाना चाहिए? इश्यू के बाद जिस तरह से फॉर्मूला से प्रोपोर्शनेटली सबको शेयर दिया जाता है, सेबी अप्रूव करती है, एंकर में ऐसा नहीं होता। एंकर में मर्चेंट बैंकर और प्रमोटर कंपनी मिलकर डिसाइड करती है कि किसको कितना शेयर देना है। किसी को पूरा दिया जा सकता है, किसी को बिल्कुल न दिया जाए, ये कंपनी के डिस्क्रिप्शन पर है। अच्छा। मर्चेंट बैंकर के ऊपर वो किसको कितना देना चाहते हैं। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि ये नियम तो साफ है कि आपको 1 महीना होल्ड करना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छी कंपनियां हैं जिसमें क्लियर कट आपको दिखता है कि जैसे अभी हाल ही में इतने बढ़िया बढ़िया IPO आए, इक्विटास, उज्जीवन, LKM। अब हर फंड चाहेगा कि हमको एंकर इन्वेस्टर में एक अच्छा शेयर मिल जाए, अच्छी क्वांटिटी मिल जाए, ताकि हमको आगे लिस्टिंग पर मुनाफा मिल सके, क्योंकि अब पब्लिक इश्यू तो कई गुना भरने वाला है, उसमें कितना शेयर मिलेगा नहीं मिलेगा। तो ये एक तरीका है कि लोग एंकर इन्वेस्टर्स में इंस्टीट्यूशंस अपना शेयर खरीदते हैं, लेकिन उसे 1 महीने के लिए होल्ड करना पड़ता है। ये और आम जनता के लिए रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो? हाँ, पहले तो ये समझिए कि रिटेल इन्वेस्टर कौन है। रिटेल इन्वेस्टर की डेफिनेशन है, और वो डेफिनेशन सेबी ने दी है। रिटेल इन्वेस्टर का मतलब वो इन्वेस्टर जो इंडिविजुअल है और 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन लगाता है। अब आपकी नेटवर्थ 20 करोड़ हो सकती है, लेकिन अगर आप एप्लीकेशन उस IPO में 2 लाख रुपए तक की लगा रहे हैं तो आप रिटेल इन्वेस्टर। आपकी नेटवर्थ से उसका कोई लेना देना नहीं, इश्यू की एप्लीकेशन की जो वैल्यू है उससे इसका लेना देना है। अच्छा। तो एक आदमी 2 लाख रुपए तक की एप्लीकेशन रिटेल कैटेगरी में लगा सकता है और वो रिटेल इन्वेस्टर। अब कई बार ये होता है, जिस आप पूछ भी रहे थे कि रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट मिलता है, राइट? जरूरी नहीं। रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट देना या न देना ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा। जनरली ये डिस्काउंट दिया जाता है सरकारी कंपनियों द्वारा। अच्छा। जब सरकार अपने शेयर इशू करती है, जब सरकारी कंपनियों के शेयर आते हैं, तो वो चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर्स का थोड़ा पार्टिसिपेशन बढ़े, भागीदारी बढ़े, तो वो उन्हें 5% या 10% का डिस्काउंट देना चाहता है, जिससे क्या होता है कि लिस्टिंग के वक्त आपके थोड़ा कुशन है। जिस प्राइस पर आप बड़े इन्वेस्टर्स को शेयर दे रहे हैं, उससे अगर आपको 5% नीचे मिला तो आपके लिए तो फायदे की बात होगी ना। तो इसलिए रिटेल इन्वेस्टर्स को डिस्काउंट। अच्छा, कोई कंपनी में ऐसा होता भी है जो पब्लिक इश्यू में लाते वक्त, अभी भी हाल ही में ऐसा हुआ, भी पराग मिल्क फूड का IPO था, तो उन्होंने रिटेल इन्वेस्टर्स को 5% के आसपास का डिस्काउंट दिया था। तो ये कंपनी से कंपनी पर डिपेंड करता है कि वो रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट देना चाहते हैं या नहीं। लेकिन हर कंपनी रिटेल इन्वेस्टर को डिस्काउंट देगी पब्लिक इश्यू में, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप 2 लाख तक की एप्लीकेशन लगाते हैं रिटेल इन्वेस्टर। अच्छा, एक और आजकल तरीका है कि मिनिमम लॉट, जो लॉट साइज है IPO में लॉट साइज होती है कि आप कितने मल्टीपल में पैसा लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो
आप मिनिमम वाले लॉट की, एक लॉट की जो एप्लीकेशन लगाएं तो उसमें अलॉटमेंट आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं और उसकी वैल्यू लगभग 15,000 रुपए के आसपास तक की होती है, 15,000 के नीचे के आसपास की होती है। तो हम कई बार आजकल ये कहते हैं कि जिस इश्यू में आपको लगता है ये कई गुना भरने वाला है, तो उस इश्यू में आप 15,000 रुपए तक की एप्लीकेशन लगाइए, एक लॉट की एप्लीकेशन लगाइए। उससे फायदा ये होगा कि आपको अलॉटमेंट मिलने के, भले क्वांटिटी कम मिलेगी, 1-2 लाख की एप्लीकेशन लगा के आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, कितनी मिलेगी पता नहीं, लेकिन 15,000 रुपए की एप्लीकेशन लगाकर बहुत ज्यादा संभावना है कि आपको कुछ तो मिलेगा, कुछ तो प्रॉफिट होगा, तो वो बहुत बड़ी संभावनाएं बन जाती है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे और भी कई सारे हमें टिप्स देने होंगे दर्शकों को जिसके जरिए वो आईपीओ में मुनाफा कमा सकते हैं, साथ ही आईपीओ को और बेहतर तरीके से समझ भी सकते हैं। और भी बारीकियां हैं समझने के लिए, करेंगे इस पर बात इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आपका फिर से पहला कदम में, जहां पर आज हम बात कर रहे हैं आईपीओ के बारे में। अनिल जी, आईपीओ की तमाम बारीकियां तो हमने समझ ली, लेकिन कुछ चीजें जो यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है वो ये है कि आईपीओ का प्रोसेस क्या होता है। मेरा पूछने का मतलब ये है कि जब कंपनी आईपीओ ला रही होती है तो वो कैसे स्टेप बाय स्टेप जाती है, कैसे सेबी से अप्रूवल लिया जाता है? देखिए, जैसे आप आईपीओ का मन बनाए, आपको सबसे पहले जरूरत होती है एज ए कंपनी, एज ए प्रमोटर, जरूरत होती है एक मर्चेंट बैंकर की। क्योंकि मर्चेंट बैंकर जो होते हैं उन्हें सारे कानून कायदे पते होते हैं कि आईपीओ लाने के लिए क्या प्रोसेस है, किस तरह से सेबी में, अच्छा सारे कैपिटल मार्केट की जो रेगुलेटर है वो तो सेबी है, राइट। तो आपको सेबी के पास जाना है। सेबी कहती है कि आप एक डॉक्यूमेंट फाइल करो, उसको कहते हैं DRHP, ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस। अब ये क्या है? DRHP एक तरह से आप ये समझ लीजिए कि कंपनी की और कंपनी के प्रमोटर्स की पूरी जन्म कुंडली है। सब कुछ, मतलब ये कंपनी कब बनी थी, तब से लेकर आज तक क्या क्या काम किया है, कितनी बार कैपिटल कम ज्यादा किए, कितने बार बोनस दिए, कितने बार डिविडेंड दिए, कैसे प्रॉफिट आए, ये सारी इन्फॉर्मेशन उसमें मिलेगी। पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के प्रमोटर्स की। कंपनी के प्रमोटर्स का क्या बैकग्राउंड है, कितने पढ़े लिखे हैं, कहाँ से हैं, पहले कौन से और बिजनेस किए, क्या उनके और कोई लिस्टेड कंपनियां हैं, कितने सालों से इस बिजनेस में, ये तमाम चीजें ये आपको DRHP में देनी पड़ेगी। तो आपको DRHP में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, क्योंकि जो कंपनी लिस्टेड है, ऑलरेडी ट्रेड हो रही है, उसके बारे में तो आपको पता है, बिल्कुल, चाहे जितनी इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज से ले सकते हैं। लेकिन जो कंपनी पहली बार मार्केट में आ रही है, पहली बार पब्लिक इशू ला रही है, उसके बारे में जानकारी लेंगे किससे? तो वो किससे लेंगे, इस सवाल का जवाब मिलता है आपको DRHP से। जब कंपनी DRHP अपना फाइल करती है, सेबी उसको पढ़ती है, देखती है, अगर सेबी को लगता है कुछ और इन्फॉर्मेशन की जरूरत है, वो और इन्फॉर्मेशन मांगेगी, वो मर्चेंट बैंकर्स को कहेगी आप जो कंपनी ने बोला, सपोज कंपनी ने DRHP में लिखा है हमारे पास इतनी बड़ी बिल्डिंग है, और वो बिल्डिंग है कि नहीं, ये किसको पता होती है? एग्जैक्टली, उसकी वेरिफिकेशन करना, उसके पेपर्स देखना, क्या टाइटल वाकई में उस कंपनी के या प्रमोटर के पास में, ये सब काम करने के लिए सेबी कहती है मर्चेंट बैंकर्स को आप वेरीफाई कीजिए, आप अपनी जवाबदारी लीजिए। तो इस लिहाज से जब कंपनी मार्केट में उतर रही है तो ऐसा ना हो कि इन्वेस्टर्स को बेवकूफ बना दे, वो बोल दे जिसके बेसिस पर हम पैसा लगाए वो है ही नहीं। इसलिए ये बहुत अच्छे तरीके से जांच पड़ताल की जाती है, सारे डॉक्यूमेंट्स देखे जाते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन मांगी जाती है, और जब तक सेबी संतुष्ट ना हो कि सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई, प्रमोटर से ये पूछा जाएगा आपके कोई टैक्स विवाद हुए हैं पहले, आपका कोई टैक्स बकाया है किसी तरह का, इनकम टैक्स, सेल टैक्स, या मतलब आप जो चीज सोच सकते हो वो हर इन्फॉर्मेशन जनरली मांगी जाती है। लेकिन मैं एक ही चीज कहता हूं, जब आप DRHP पढ़ रहे हैं, DRHP जब सेबी अप्रूव कर देती है सारी इन्फॉर्मेशन लेकर, तो उसको फिर DRHP की जगह कहा जाता है प्रोस्पेक्टस। ये फाइनल डॉक्यूमेंट है, अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट जो आम जनता के पास आता है। DRHP तो जनरली आम जनता के पास नहीं आता, जरूरत भी नहीं है। प्रोस्पेक्टस जब फाइनल हो गया आ जाएगा। प्रोस्पेक्टस में मैं सबसे पहले एक ही चीज पढ़ता हूँ कभी, और वो होता है रिस्क फैक्टर्स। ठीक है, क्योंकि मुझे पैसा लगाना है, तो सबसे पहले मैं कमाऊंगा नहीं कमाऊंगा, उससे पहले तो मुझे ये सोचना है कि मेरी रिस्क क्या है, खतरा क्या है, जोखिम क्या है। तो मैं सबसे पहले उस पेज पे जाता हूँ जहाँ रिस्क फैक्टर्स है। अब रिस्क फैक्टर्स भी पढ़ने के अपने अपने अलग तरीके हैं। मेरा तरीका क्या है, मैं 2 तरीके से पढ़ता हूँ। रिस्क फैक्टर्स में आप देखेंगे ना, किसी भी कंपनी, कितनी बढ़िया कंपनी हो, 10, 15, 20 रिस्क फैक्टर दिखेंगे आपको, 25 रिस्क फैक्टर्स। अब मुझे उनमें से कौन से पर फोकस करना है, ये इंपॉर्टेंट है। 2 तरह के रिस्क फैक्टर होते हैं। पहला तो ये कि वो
बड़े मैक्रो टाइप के, कि अगर इस सेक्टर का हाल ये बुरा हो गया तो, या कंपनी की इकोनॉमी, देश की इकोनॉमी खराब हो गई तो, या सरकार ने पॉलिसी बदल दी तो, ये बड़े बड़े फैक्टर्स हैं जो कंपनी के हाथ में नहीं है। इनमें खाली बड़े फैक्टर्स जो है, मैक्रो फैक्टर्स जिनको हम कहते हैं, उनमें यही चीज देखनी कि क्या सरकार की पॉलिसी की वजह से कभी भी कंपनी का बिजनेस मॉडल खराब हो सकता है क्या, और अगर हो सकता है तो वो कौन सी पॉलिसी है, और अगर आपको 1% भी डाउट है कि वो पॉलिसी बदल सकती है तो उस पर फोकस कीजिए। ये मैक्रो फैक्टर। लेकिन ज्यादा काम के, ज्यादा गौर से पढ़ने वाले रिस्क फैक्टर्स जो हैं वो कंपनी के कामकाज को लेकर, कंपनी के प्रमोटर्स के बैकग्राउंड को लेकर, कंपनी के प्रमोटर्स के ऊपर चल रहे विवादों को लेकर, लीगल केसेस को लेकर, टैक्स की डिमांड को लेकर, ये सारे जो होते हैं उनको गौर से पढ़िए। पर अब पता चला कि किसी कंपनी के प्रमोटर में मर्डर का केस चल रहा है, आप ऐसे प्रमोटर को पैसा देना चाहेंगे क्या? या किसी कंपनी पर टैक्स का विवाद चल रहा है कि कंपनी की सेल्स है 500 करोड़ और सेल टैक्स डिपार्टमेंट ने 150 करोड़ की डिमांड निकाल रखी है, और अगर समझो वो डिमांड सही हो गई, नो डाउट इनमें सब लीगल केसेस चलते हैं, वो है तो 150 करोड़ अगर कंपनी टैक्स भरेगी तो क्या होने वाला है? तो ये कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके बेसिस पर आपको डिसाइड करना है कि ये शेयर कितना रिस्की हो सकता है पैसा लगाने के लिए आपसे। तो रिस्क फैक्टर्स सबसे पहले पढ़िए, और रिस्क फैक्टर्स में आप देखिए, बिना रिस्क तो रिटर्न्स कहीं है नहीं, जोखिम तो आपको लेनी पड़ेगी, लेकिन सोच समझ कर लेना है कि मुझे किस लेवल तक के, क्या चीज मेरे लिए एक्सेप्टेबल है, क्या चीज एक्सेप्टेबल नहीं है, तो मैं किस चीज पर कॉम्प्रोमाइज करूंगा, किस पर नहीं करूंगा। मैं अगर ये रिस्क होगी कि क्रूड के दाम $50 से बढ़कर $80 हो गए, तो ये एविएशन कंपनी का आईपीओ आया है, इसमें आप पैसा लगाएंगे तो नुकसान हो सकता है, फेयर है बात, लेकिन मैं उसमें चांस ले सकता हूँ, क्योंकि वो क्रूड के बढ़ेंगे नहीं बढ़ेंगे ये तो कंपनी के हाथ में नहीं मुझे पता है, कुछ भी हो सकता है, और 50 का 30 भी हो सकता है, तो कंपनी को फायदा भी हो सकता है। तो वो कुछ रिस्क ऐसी है जो आप सोच समझ कर ले सकते हैं। लेकिन वो कहें कि ये प्रमोटर, इनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए जी, लंबी लिस्ट है, 10-12 केस तो ये चल रहे हैं, टैक्स चोरी के चल रहे हैं, दूसरे क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं, या इनकी पहले जो 5 कंपनियां थी उनमें से 3 कंपनी जो लिस्टेड थी वो डीलिस्ट हो गई, इन्होंने अपने कुछ एक्सचेंज के रूल के साथ कंप्लाई नहीं किया, या इन प्रोमोटर्स के अगेंस्ट में पहले सेबी ने कई बार कार्रवाई की हुई है। ये तमाम चीजें ऐसी है जो आपको रेड अलर्ट पर डालती है, सावधान कर देती है। तो सबसे पहले प्रोस्पेक्टस में रिस्क फैक्टर देखना बहुत जरूरी है। तो ऐसे में अगर एक कंपनी ऐलान करती है कि अपना आईपीओ लाने वाली है, कितने समय के बाद वो आईपीओ आता है, कितना समय लगता है इस पूरे प्रोसीजर को? देखिए, एक बार सेबी ने अप्रूव किया उसके बाद आप तुरंत ला सकते हैं। अच्छा, उसके बाद वो कोई दिक्कत नहीं है। जनरली 1 साल का टाइम सेबी देती है कि 1 साल के भीतर आप कभी भी ले आइए, लेकिन उस बीच में अगर आप जितना लेट करते हैं थोड़े आपको फाइनेंशियल अकाउंट्स आपको अपडेट करके सेबी को देने होते हैं, उतना ही है, लेकिन 1 साल का वक्त है। तो कई बार कंपनियां क्या करती है कि अपनी अप्रूवल लेकर रखती है, फिर वो देखती है जब मार्केट अच्छा हो तब आईपीओ लाया जाए ताकि आराम से भर जाए, या पब्लिक इश्यू के लिए लोगों का इंटरेस्ट बन रहा हो जैसा कि अभी माहौल है। तो ये डिपेंड करता है फिर कंपनी पर या फिर प्रमोटर और मर्चेंट बैंकर पर कि वो किस वक्त लाना चाहते हैं इशू, राइट। लेकिन सेबी ने एक बार अप्रूव कर दिया, फिर आप कभी भी लाइए, तुरंत लाइए। सेबी ने आज अप्रूव किया, आप चाहें तो 3 दिन बाद इशू खोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारी कंपनी का शेयर लेने के लिए लोग तैयार बैठे हैं, हमारी इमेज बड़ी जबरदस्त है, हम थोड़ी भी प्राइस ठीक रखेंगे तो लोग टूट पड़ेंगे, तो आप ले आइए इशू, कोई दिक्कत नहीं, तो तुरंत लाया जा सकता है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक जागिन रह गया जिसका मतलब हमने नहीं समझा है, वो है कट ऑफ प्राइस का। हाँ, राइट। कट ऑफ प्राइस, देखिए जो प्राइस बैंड हमने बताया कि कोई भी इशू में पैसा लगाने की सेबी को आपको एक प्राइस, या तो फिक्स प्राइस कर दीजिए, जनरली आजकल वो ट्रेंड हो गया खत्म, तो प्राइस बैंड दिया जाता है, राइट। अब जो भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए क्या जरूरी है, उन्हें किसी न किसी प्राइस पर इशू में अप्लाई करना है। समझिए 110 से 130 का प्राइस बैंड है, तो मैं QIB यानी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बिडर हूँ, म्यूचुअल फंड, FIs जैसे हो गए, उनको बताना पड़ेगा कि मैं इशू 110 में लेना चाहता हूँ, 120 में, 125 में, 130 में, जो भी प्राइस में, उनको बताना पड़ता है। और उनको समझ भी है कि किस प्राइस पर लेना चाहिए। लेकिन अगर मैं एक रिटेल इन्वेस्टर हूँ तो मुझे पता नहीं कि कौन सी प्राइस सही है, तो मैं क्या सोचता हूँ कि ये प्राइस बैंड में कैसे डिसाइड करूँ, 110 में इशू में पैसा डालूं या 130 में डालूं। तो उसके लिए एक सेबी ने फॉर्मूला दिया है कि आप दिमाग मत लगाइए,
आपके लिए हम एक सिंपल काम कर देते हैं, कट ऑफ प्राइस। कट ऑफ प्राइस का मतलब ये है कि जिस प्राइस पर इश्यू को प्राइस किया जाएगा आपको अलॉटमेंट उसी प्राइस पर मिलेगा। समझिए 110 से 130 की रेंज है और आपने कट ऑफ प्राइस पर इश्यू लगाया, तो कट ऑफ प्राइस में सबसे पहले काम तो ये कि आपको हायर बैंड जो हाईएस्ट प्राइस है उसके हिसाब से पैसा देना है। तो क्या होगा, आपको 130 रुपए के हिसाब से पैसा भरना है, आपने पैसा दे दिया। लेकिन अगर इश्यू की प्राइसिंग 115 हुई, 120 हुई या 110 हुई तो क्या? राइट। कट ऑफ प्राइस में सबसे बड़ा फायदा है कि अगर इश्यू की प्राइसिंग नीचे होती है तो आपको नीचे की प्राइस से फायदा मिलेगा। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को से भी ये कहते हैं कि आप ज्यादा सोचिए समझिए मत, आप कट ऑफ प्राइस पर इश्यू कर दीजिए, जिस प्राइस पर इश्यू होगा आपको उसी प्राइस से अलॉटमेंट मिल जाएगा। तो आपको अपनी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने का डर, प्राइस की वजह से रिजेक्ट होने का डर खत्म हो जाता है। बिल्कुल। तो चलिए इसी के साथ हमने आईपीओ में पैसे लगाने के तमाम गुरु मंत्र आपको बता दिए हैं, लेकिन फिलहाल पहला कदम के आज के एपिसोड में हम इतनी ही चर्चा करेंगे। अगले हफ्ते लौटेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए CNBC आवाज पर। नमस्कार।